हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्नो। मैं हूं आदित्य तोमर और आज मैं आपके लिए ले आया हूं सीबीएसई क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है डेवलपमेंट। तो आज से हम सोशल स्टडीज़ को शुरू कर रहे हैं और ये हमारा इकोनॉमिक्स का मैं पहला चैप्टर उठा रहा हूं विच इज़ डेवलपमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर हम कवर क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट सिलेबस मिलेगा रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी में से। सेकेंडली आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एक सिंगल वीडियो में मिलेगा, वो भी क्वालिटी एक्सप्लेनेशन होगा। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट क्वालिटी। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, राइट। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट होती क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है या आप मुझसे पूछें तो हम दोनों ही इसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है। डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। अब अम्ब्रेला टर्म कौन सी होती है? अम्ब्रेला टर्म से आप एक अम्ब्रेला इमेजिन कर लीजिए। एक अम्ब्रेला के अंदर आप दो तीन लोग तो आ सकते हो ना, राइट। दो तीन लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आराम से आ सकते हैं। आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, डेवलपमेंट भी एक अम्ब्रेला ही है जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं इनफैक्ट। तो एक अम्ब्रेला टर्म कह लो डेवलपमेंट को, जिसके अंदर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाती है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इलिटरेसी आ जाता है, गुड एंड फेयर गवर्नेंस एंड एक्सेट्रा। और ये एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा है, लाइक इसमें 1000+ गोल्स हो सकते हैं। बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि डेवलपमेंट की कोई भी डेफिनेशन फिक्स नहीं है। यू डू नॉट हैव एनी फिक्स डेफिनेशन। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको अब बताता हूँ। देखो, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इसका मतलब ये है कि जैसे लोग वैसे उनके डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है। तो ऐसा होता है कि हर एक इंसान का अपना अलग डेवलपमेंटल गोल होता है। अगर मैं अपना डेवलपमेंट गोल पूछूंगा तो वो कुछ और अलग होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपका अलग होगा। लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि आपका डेवलपमेंटल गोल क्या है, तो आप बोलेंगे कि हमारे अच्छे ग्रेड्स आए, मतलब क्लास 10th में आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाए एंड आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाएँ, लाइक। तो आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा कि आपका डेवलपमेंट कैसे होगा कि आपने अच्छा ग्रेड स्कोर किया, आप एक अच्छे स्टूडेंट बन गए, राइट। तो ये आपके लिए डेवलपमेंट होगा। वही शायद किसी और के लिए डेवलपमेंट वो चीज़ नहीं हो, राइट। तो यही चीज़ है कि कोई चीज़ शायद किसी एक के लिए डेवलपमेंट हो लेकिन वो दूसरे के लिए ना हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये गोल्स आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं, मतलब ये आपस में लाइक अपोजिंग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब इस बातों को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक यूथ है। यूथ मतलब कि कोई एक 21 अपनी 20s में है। कोई एक बंदा है जो अपनी 20s में है, राइट। ये एक अर्बन एरिया में रहता है, मतलब एक सिटी में रहता है बेसिकली। तो अब ये क्या चाहेगा, अगर मैं इससे पूछूंगा कि भाई तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है, तो ये बोलेगा कि मेरे लिए जॉब्स मिल जाए, राइट। इसको सबसे पहली बात तो जॉब चाहिए अच्छी सी, ताकि ये अपनी फैमिली का लाइवलीहुड एस्टैब्लिश कर पाए। इसको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए जो कि रेगुलर हो, सबसे बड़ी बात। ऐसा नहीं कि 2 महीने काम किया और फिर 10 महीने के लिए तुम बेरोजगारी बन जाओ, ऐसा नहीं, राइट। दूसरी चीज़ बोलेगा मेरे को अच्छी सैलरी भी मिले। अब वो बोलो कि उसको 2,000 रुपये मिलेंगे पर महीने, तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। वो क्या ही कर पाएगा, तो इससे अच्छा तो वो नहीं करे। देन फिर उसको एक सोशल सिक्योरिटी भी रहे। अब जैसे कि एक अर्बन एरिया में रहता है तो अब जैसे कि यहाँ पे थीफ के भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं। अब जैसे कि वो अकेला मेट्रो से सफ़र कर रहा है, तो शायद मेट्रो में उससे उसके साथ थोड़ा सा थेफ्ट हो जाए या फिर डकैत वगैरह हो जाए। उसे एक सिक्योरिटी भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे गोल्स इसके लिए हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं इसी, अब जैसे मैंने यहाँ पे अर्बन एरिया में मान लिया। अब मैं मान लेता हूँ कि मैं एक रूरल एरिया में जा रहा हूँ, राइट। मैं एक गाँव में जाता हूँ, वहाँ पर मैं एक आदमी से पूछता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो आदमी है इसके पास लैंड नहीं है, राइट। इसके पास लैंड नहीं है और ये एक लेबरर है, मतलब ये एक मजदूर है जो एक ज़मींदार के लैंड पे काम करता है। तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि मेरे को काम मिले, क्योंकि यार ऐसा होता है कि आप जानते हो फार्मिंग में ऐसा होता है कि आपका जैसे 12 महीने का आपका साल होता है, राइट। तो उसमें से आपको शायद 5-6 महीने ही काम मिले और 5-6 महीने आप एकदम अनएम्प्लॉयड बने रहो। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर कवर करेंगे विच इज़ मनी एंड क्रेडिट, राइट। वो आगे के लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। तो वो क्या चाहेगा कि यार अब देखो 5-6 महीने वो अनएम्प्लॉयड तो नहीं रह सकता, क्योंकि 5-6 महीने के लिए फिर वो क्या करेगा, मतलब अपना लाइवलीहुड कैसे बनाएगा। तो वो चाहेगा कि उसको वर्क मिले, रेगुलर वर्क मिले, बेसिकली मोर डेज ऑफ वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, राइट। अच्छी मजदूरी मिले, जितना वो कर रहा है उसके पैसे उसे अच्छे से मिले और उसके जो बच्चे हैं उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन हो। अब देखिए जो शहर वाला था उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली सिटीज़ के जो लोकल स्कूल्स भी होते हैं वो भी अच्छी एजुकेशन दे देते हैं।
लेकिन विलेजेस के जो स्कूल होते हैं वो उतनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो क्या करेगा वो रूरल लैंड लेबर बोलेगा कि यार अच्छी एजुकेशन मिल जाए और थोड़ा उससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब आप जैसे जानते हैं कि विलेजेस में तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत प्रोमिनेंट है। शहरों में से तो हम एक बार को कह भी सकते हैं कि हट गया है, बहुत हद तक हट गया है, लेकिन शायद गाँव में अभी भी नहीं हटा है। आज भी आप देखेंगे तो ऐसे केसेस मिलते हैं, राइट? तो वो ये चाहे कि उसको डिस्क्रिमिनेशन ना मिले और वो भी मतलब गाँव में उसका भी एक रोल हो। जैसे होता नहीं है पंचायत में रोल हो उसका, बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो होती है उसमें उसका एक रोल हो, तो वो हर चीज़ चाहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक लैंडलेस लेबरर माना, अब मैं एक बहुत अच्छा फार्मर मान लेता हूँ, राइट? अब मैं एक फार्मर मान लेता हूँ, कोई खूब एक हमारे पास वेल्दी फार्मर है, ठीक है? वेल्दी फार्मर है हरियाणा पंजाब साइड, राइट? वहाँ पे अच्छी खेती होती है ना, तो वहाँ पर एक वेल्दी फार्मर है। अब वो क्या चाहेगा? वो बोलेगा कि यार मेरी जो फसल है, देखिए फसल तो उसके पास दुनिया भर की रहती है, राइट? उसके पास मतलब 100 एकर्स ऑफ लैंड भी हो सकता है, बिकॉज़ होती है, ठीक है? तो बोलेगा अरे यार मेरे को अच्छी मतलब इसके प्राइस अच्छे मिले। अब वो क्या अब जैसे कि एक लोकल छोटा-सा लेबरर है, उसको तो क्या है वेजेस मिलती है, अगर उसका छोटा लैंड भी होगा ना तो भी वो सस्ते में बेच देगा। क्यों? उसको तो यार पैसे की ज़रूरत है। लेकिन ये सिंस ये एक प्रॉस्पेरस इंसान है, मतलब एक अच्छा खासा पैसे वाला इंसान है, तो इसको ये थोड़े दिनों के लिए रह भी जाएगा कि भाई भले ही इनकम नहीं मिले, पैसा अभी नहीं आए लेकिन बाद में आ जाए, लेकिन ज़्यादा ही आए। तो वो क्या करेगा कि ज़्यादा प्राइसेस चाहेगा कि मेरे जो फसल है उसके ज़्यादा प्राइसेस हों, राइट? और क्या चाहेगा कि उसको चीप लेबर मिले। सबसे बड़ी बात उसे मिले चीप लेबर, ताकि उसका जो प्रॉफ़िट है वो बढ़ता ही बढ़ता जाए, ठीक है? अब जैसे कि वो अब खुद तो अकेला 100 एकर्स लैंड पे खेती करने नहीं चल देगा, राइट? उसे लोग चाहिए होंगे। तो वो लेबर के लिए सर्च करेगा। अब वो लेबर वो चाहेगा कि चीप हो, मतलब उसे कम से कम पैसे देने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उसे मिल जाए। तो ये उसकी डिज़ायर होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब हम एक लेबर की तरफ से सोचें, तो वो बोलेगा कि उसे एक अच्छी इनकम मिले ताकि वो अपने फैमिली का रैन-बसेरा कर सके, राइट? सो ये डिफ़रेंस आ जाता है डेवलपमेंटल गोल्स में। यहाँ पे हमारा जो किसान जो अच्छा खासा वेल टू डू फैमिली में से है, वो तो चाहेगा कि चीप लेबर मिल जाए। उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसके प्रॉफ़िट्स बढ़ें। राइट? उसके लिए क्या है उसका तो भाई प्रॉफ़िट बढ़ जाए और उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारा जो लोकल लेबरर है वो क्या चाहेगा उसकी वेजेस बढ़ जाए, डिफ़रेंस है। ठीक है? तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब मैं एक और थोड़ा-सा रिलेटेबल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लड़का है रिच अर्बन फैमिली से, अब हम एक अर्बन एरिया की बात करते हैं। हमारे पास एक लड़का है सेम फैमिली से, अब एक ये अच्छी खासी वेल टू डू फैमिली है। इसमें एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है, ठीक? एक एक गर्ल है, एक बॉय है। ठीक है? अब ये बॉय क्या चाहता है कि ये जाके बाहर एजुकेशन करे, मतलब इसको बाहर फॉरेन में एजुकेशन चाहिए। तो ये चाहता है कि मेरे लिए अगर एजुकेशन आ जाए या फिर मेरे को गवर्नमेंट एजुकेशन दे दे। वैसे तो वेल टू डू फैमिली है, ऐसे तो उसकी फैमिली अफोर्ड कर लेगी। तो वो बोलेगा कि यार मैं तो फॉरेन में एजुकेशन को अक्वायर करना चाहता हूँ, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। कैसे? वो बोलेगा अगर मेरे को एजुकेशन मिल गई तो मैं डेवलप हो जाऊँगा, मैं अच्छी जॉब सिक्योर कर पाऊँगा, राइट? तो ये उसके लिए डेवलपमेंट हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गर्ल की तरफ देखेंगे, लड़की की तरफ देखेंगे, तो वो चाहेगी कि उसको उसके भाई की तरह फ्रीडम मिले उतनी, राइट? क्योंकि आप जैसा जानते हैं, आज भी गर्ल्स को उतनी फ्रीडम नहीं मिल पाई है जितनी बॉयज़ को है। सो वो गर्ल चाहेगी कि उसको अच्छी खासी फ्रीडम मिले और वो जो करना चाहती है वो कर सके, राइट? अगर उसको अपना करियर चूज़ करना चाहती है, अगर उसे भी बाहर पढ़ना है तो उसको फ्रीडम मिले। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में ये कहते हैं ना कि लाइक लड़की बाहर नहीं जाएगी पढ़ने। बहुत सी फैमिलीज़ में कहते हैं, हाउएवर बहुत सी लिबरल फैमिलीज़ भी हैं जो इस सब में भरोसा नहीं करती, व्हिच इज़ वेरी गुड। बट स्टिल हम जो पुराने लोग हैं उनकी सोच बदलने की कोशिश कर सकते हैं। गारंटी तो नहीं है कि वो बदल ही जाएँगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि लड़की की अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं, वहीं लड़के के लिए अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं। तो आई होप आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको मैसेज समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ मोटे-मोटे तौर पे जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं इन गोल्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगा, ठीक है? सबसे पहले तो आपके हो जाएँगे मटीरियलिस्टिक और दूसरे हमारे हो जाएँगे नॉन मटीरियलिस्टिक। तो देखो, मैं इनके पहले मतलब बता देता हूँ, फिर मैं आपको गोल्स बताऊँगा। तो देखो, मटीरियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जो पैसे के ऊपर बेस्ड है, राइट? जो मनी बेस्ड है। और जो नॉन मटीरियलिस्टिक है, वो नॉन मनी बेस्ड है, मतलब उनका मनी से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? ये आप इसका बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। तो अब मैं इन्हीं गोल्स के बारे में बात करता हूँ। सो इन दोनों गोल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक तरफ मटीरियलिस्टिक गोल्स लेके और एक तरफ नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स लेके हैं। तो मटीरियलिस्टिक गोल्स में आप क्या चाहेंगे? मनी हो, इनकम हो, रियल एस्टेट हो, लग्ज़री हो, एसेट्स हों। मतलब बेसिकली वैसी चीज़ें जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिले, मतलब पैसों वाला बेनिफिट मिले।
अब जैसे आपके पास मनी हो तो आप क्या चाहोगे, मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, डेवलपमेंट को मनी से ही तोल देते हैं, राइट? क्योंकि उनके लिए, जिनके लिए पैसे ज़्यादा मायने रखते हैं, राइट? तो वो बोलेंगे अच्छा खासा पैसा हो, दैट मीन्स वो हमारे लिए डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ आपकी इनकम, रियल एस्टेट मतलब आपके लिए हाउस वगैरह फैसिलिटीज़ जो होते हैं ना, या प्लॉट्स, हाउस प्लॉट्स वगैरह, ये सब आपका रियल एस्टेट हो गया। लग्जरी, अच्छे खासे उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स मिले वगैरह वगैरह, जो भी आजकल की लग्जरीज होती है। एसेट्स, एसेट्स में अगेन आपके पास लैंड आ जाएगा, मतलब एसेट्स वो चीज़ें अगेन मनी रिलेटेड थिंग्स है सारी की सारी, ठीक है? तो ये वो चीज़ें होंगी जो आप मटेरियलिस्टिक गोल्स के अंदर चाहोगे। बट सोच के देखिए, क्या आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है? दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हमारे पास है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इन नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स के बिना रह लोगे? सोच के देखिए, अगर आपका कोई फ्रेंड ना हो और मैं आपको बहुत सारा पैसा दे दूँ, देन आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी जो मन की जो सैटिस्फैक्शन है, जो अपने मन का बोझ है, क्या आप उसे पैसे से हल्का कर पाओगे? नहीं। दैट मीन्स हर चीज़ पैसे से नहीं तोली जा सकती है। हमें बहुत सी अलग-अलग चीज़ें भी चाहिए होती हैं। हमें फ्रेंडशिप चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से, राइट? हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए होती है। हर किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। सिक्योरिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। अगर आप सोचिए, अगर अभी भी हम ब्रिटिशर्स के गुलाम होते, लाइक अभी भी ब्रिटिशर्स अगर हम पे रूल कर रहे होते, तो हमारी लाइफ क्या होती? क्या हमारे पास इतनी फ्रीडम होती जो आज हमारे पास है? एक मॉडर्न एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में आप देखेंगे वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन इंडिया में हमारे सारे के सारे राइट्स रिजर्व्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे सारे राइट्स देता है, हमें फ्रीडम देता है, सबसे बड़ी बात। तो फ्रीडम क्या आपके लिए मायने नहीं रखती? अगर आप नॉर्थ कोरिया में होते, अगर आपके पास बोलने तक की फ्रीडम नहीं होती, यहाँ तक कि आपके पास एक्सप्रेशन की फ्रीडम नहीं होती। एक्सप्रेशन फ्रीडम मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, आप कुछ बात भी नहीं कह सकते, तो क्या आप उधर रह पाते? नहीं रह पाते, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल। आपको नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स भी चाहिए। भले ही आपका जो, अब जैसे नॉर्थ कोरिया भले ही पैसों के मामले में कितना भी ऊपर उठ जाए, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में तो वो हमेशा नीचे ही रहेगा। क्यों? वहाँ पे जब लोगों को फ्रीडम नहीं है तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का? सो डेवलपमेंटल गोल्स अगेन दो ही चीज़ों से कंप्राइज्ड है, विच इज़ मटेरियलिस्टिक गोल्स एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स, और इन दोनों की ही ज़रूरत आपको है। ऐसा नहीं है कि आप इनमें से किसी एक चीज़ को चुन लें, क्योंकि लाइक मनी भी इम्पॉर्टेंट है एंड दिस नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है? तो अगर मैं आपसे सिंपल पूछूँ नेशनल डेवलपमेंट क्या है? तो आप बोलोगे कि एक नेशन है, लेट्स से हम यहाँ पे एक नेशन अज़्यूम कर लेते हैं। नेशन क्या हमारा? इंडिया ही अज़्यूम कर लेते हैं। हम बोलेंगे कि भाई इंडिया अगर डेवलप हो रहा है तो वो नेशनल डेवलपमेंट है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, क्या इंडिया कोई एक पर्सन है? लाइक वो एक पर्सन है जो खड़ा हो जाएगा एंड देन हम उसको इक्वालिटी दे दें, फ्रीडम दे दें, मनी दे दें, तो वो डेवलप हो गया? नहीं ना। इंडिया क्या है? इंडिया तो एक बेसिकली कंट्री है जिसमें लोग रहते हैं, और हम बात किनकी कर रहे हैं? लोगों की। सो एक जो कंट्री होती है वो उसके लोगों से बनी होती है, राइट? अ नेशन इज कम्पोज्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो अगर हम उन सिटीजन्स की लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर दें, राइट, अगर हम उनकी लाइफ इम्प्रूव कर दें, तो वही चीज़ हमारे लिए नेशन की डेवलपमेंट हो जाएगी। अब जैसे हम यहाँ पे हम अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें जो रह रहे लोग हैं, इनकी अगर हम लाइफ इम्प्रूव करा दें, लाइक इनको एजुकेशन दें, इनको हेल्थ केयर फैसिलिटी दें, और इनकी इकोनॉमिक हेल्प भी करें, मतलब पैसों के मामले में भी हेल्प करें, तो इनकी अगर लाइफ सुधरेगी, मतलब इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठेगा, सो उससे क्या होगा? वो इंडिया की डेवलपमेंट ही तो मानी जाएगी, है ना? और किसी चीज़ की तो नहीं मानी जाएगी। तो इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात भाई, मिलेगी कैसे? तो देखो, नेशन का काम होता है ये सब करना। एक नेशन ही तो अपने सिटीजन्स की हेल्प करेगा, वरना और कौन करेगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है। जैसे कि अगर आज आप लेट्स से 5000 रुपीज़ में अपना मंथली एक्सपेंस निकालते हैं, राइट? मंथली एक्सपेंस आप जैसे-तैसे करके निकालते हैं। लेकिन अगर मैं इसको स्टैंडर्ड ऑफ, ये आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब आप 5000 रुपए में जैसे-तैसे करके अपना काम कर लेते हो। अगर मेरे को इसे इम्प्रूव करना है तो लेट्स से मैंने इस इनकम को 8000 पे बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा? उसकी जो पहले जो वो फैसिलिटीज़ अपने लिए पूरी नहीं कर पा रहा था, जो भी उसके लिए जो नीड्स थी, जो उसकी बेसिकली जो इच्छाएँ थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो कर पा रहा है। सो इससे क्या होगा? उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकेंडली, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट्स से लाइक आपके लिए एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज। आप कल को मान लीजिएगा अगर स्कूल्स नहीं हो पूरे देश में, हॉस्पिटल्स ना हों, और बस ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो जाए,
तो आप ऐसे देश में रह लोगे? नहीं रह पाओगे, राइट? बिकॉज एजुकेशन और मेडिकल केयर ये सब इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन नहीं होगी देन हाउ वुड यू टीच योर चिल्ड्रन? मेडिकल केयर नहीं होगा तो कल को अगर कोई भी भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर कल को कोई भी इमरजेंसी आ जाती है देन आप कहाँ जाओगे? सो दीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज वेल, राइट? तो आपके लिए सोशल अमेनिटीज भी चाहिए, और अगर ये सब चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव हो रही हैं दैट मीन्स आपका नेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। एंड ये क्या सिग्निफाई करता है कि नेशन डेवलप हो रहा है। सो दिस इज नोन एज नेशनल डेवलपमेंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। सो देखो बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी लोगों को कंपेयर करते हैं, लेट्स से अभी हम एक नॉर्मल पर्सन्स को लेते हैं, तो हम उन्हें कैसे कंपेयर करते हैं? हम उनके एक या एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ते हैं और उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, राइट? और फिर हम उनको इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक पर्सन है, उसके अंदर 10 क्वालिटीज़ हैं, जिसमें से उसकी 3 तो अच्छी हैं और 4 मीडियम है और 3 बाकी की जो है वो बुरी है। तो मैं इनको किसके बेसिस पे जज करता हूँ? मेरे को जैसे 3 क्वालिटीज़ ही पता है और इन 7 क्वालिटीज़ को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो मैं इस पर्सन को ज़्यादातर इन 3 क्वालिटीज़ पे ही जज करूँगा कि भाई ये पर्सन बड़ा अच्छा है। लेकिन असली में उसकी देखो 7 क्वालिटीज़ भी दब रही हैं, राइट? जिसमें से 4 तो मीडियोकर है लेकिन 3 बुरी भी तो हैं। सो इसकी वजह से हम कभी-कभी बहुत से अलग-अलग फैक्टर्स को भी इग्नोर कर देते हैं और 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते हम उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली कंट्रीज़ को भी कंपेयर करने के लिए हम सेम चीज़ करते हैं। हम उनकी इनकम को इम्पोर्टेंट मानते हैं, राइट? अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक में लिखा है एंड दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग डन, मतलब ये होता है, ठीक है? उनकी इनकम को हम कंसीडर करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स में हम इनकम को कंसीडर करते हैं। अब ऐसा क्यों है इसको भी मैं आपको जस्टिफाई करूँगा। देखो, अब ये इस समझ के पीछे बेस्ड है कि अगर जैसे आपके पास ज़्यादा इनकम है तो आप वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर पाओगे जो आपको पसंद है या जिनकी आपको नीड है, राइट? ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट ह्यूमंस नीड और लाइक। तो ऐसा होता है जैसे अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो आप वो ज़्यादा चीज़ें ले पाओगे। जैसे आपके पास सिर्फ 5000 रुपीज़ है और उसमें से आप सिर्फ लेट्स से 5 चीज़ें ले पाए, लेकिन अगर मैं आपकी 10,000 रुपीज़ आपको दे दूँ तो आप शायद उसमें से 10 चीज़ें या फिर 12 चीज़ें भी ले सकते हो, राइट? तो इससे क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें खरीदना आसान हो जाएगा। सिंस आपके पास ज़्यादा पैसा होगा दैट मीन्स आप वो ज़्यादा चीज़ें ले पाओगे जो आपको पसंद है या फिर इनकी आपको नीड है, राइट? तो इससे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अरे वाह मेरे पास ये चीज़ आ गई, राइट? सो इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमने बेस करके, हमने नहीं बेसिकली जिन्होंने किया है उनकी बात करेंगे। जिन्होंने किया उन्हें वर्ल्ड बैंक कहते हैं, जिनके बारे में अभी हम कंपैरिजन करेंगे। तो उनके हिसाब से बेसिकली इनकम इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल इनकम, राइट? देखो अभी हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज़ के बारे में, कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं और उसमें हमने किसको इम्पोर्टेंट फैक्टर माना है? इनकम को। तो इनकम को भी हम 2 तरीकों से डिफाइन करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास नेशनल इनकम, ठीक है? तो नेशनल इनकम क्या होता है? तो देखो नेशनल इनकम हम उस इनकम को कहते हैं जो एक कंट्री के रेजिडेंट्स एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अर्न करते हैं, राइट? तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ 1 साल का हमारे पास टाइम पीरियड है, ठीक है? 1 साल के अंदर यूएसए हम कंट्री मानते हैं। तो 1 साल के अंदर यूएसए के सिटीजन्स, मतलब उसके जो भी जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं रेजिडेंट्स, कितने जितने भी पैसे कमाते हैं इसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। इट इज़ बेसिकली हमने जितने भी लोग हैं उन सबका जितना भी इनकम था उस सबको ऐड कर दिया एंड उसको ऐड करके जो नंबर आया उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। लेट्स से मैं यहाँ पे से 10,000 करोड़ मान लेता हूँ। हाउएवर ये भी बहुत कम है, आई नो दैट, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमारा नेशनल इनकम हो गया। अब इससे हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, जैसे कि अब हम बोलते नहीं है कि यूएसए इज़ रिच कंट्री। और अफ्रीकन कंट्रीज़ आर पुअर कंट्रीज़, ऐसी बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज़ को हम पुअर भी कहते हैं, राइट? बहुत सारी हैं भी हैं। सो ये होता है इनको हम किस बेसिस पे कहते हैं? नेशनल इनकम के बेसिस पे हमको पुअर या रिच डिफाइन करते हैं, राइट? सो अब इसमें एक ड्रॉबैक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम दूसरे पिलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और दूसरा पिलर है आपका एवरेज इनकम, जिसको कि हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इसके बारे में आपने बहुत सुना भी होगा। सो बेसिकली कुछ नहीं होता है, इट इज़ देखो टोटल इनकम ऑफ कंट्री। एक जैसे मैं एक कंट्री की मान लेता हूँ, मैं जैसे इनकम मैं एक इंडिया की मान लेता हूँ लेट्स से। तो इंडिया की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है? ये आपका फैक्टर होता है टू डिफाइन पर कैपिटा इनकम, या फिर इसको हम एवरेज इनकम कहते हैं। सो दिस इज़ द फैक्टर। तो इसमें होता क्या है कि हमने क्या किया, टोटल इनकम ली और उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। जो नंबर निकल के आया
उसको हम कहते हैं एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। अब ये किस चीज़ के ऊपर डिफाइन है, अब इसका मतलब क्या होता है? अब जो हमें जो नंबर मिलता है ना, वो ये सिग्निफाई करता है कि इंडिया एक कंट्री का अगर हम एक एवरेज पर्सन लेते हैं तो वो कितने रुपीस कमाता है, इसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अब ये जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा होती है उसको हम मानते हैं कि मतलब अच्छी लिविंग है, राइट, इतने रुपए कमा रहा है, दैट मीन्स कि ऐसा है। पर इसमें भी एक ड्रॉबैक है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, पर उससे हम पहले हम नेशनल इनकम के बारे में एक ड्रॉबैक डिस्कस करते हैं। अब देखो, हर एक कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन रहती है, राइट। अब जैसे आप इंडिया को लो, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। अब जैसे अगर आपने दूसरी तरफ मोनाको कंट्री को ले लिया जिसमें हार्डली 100 to 150 पीपल होंगे, राइट। वैटिकन सिटी ले लो, कितने लोग हैं वहाँ पे, मतलब पॉपुलेशन भी डिफर करती है, राइट। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे हमारी जो कंपैरिजन है टोटल इनकम के बेस पे, वो हमें ये नहीं बताती कि एक एवरेज पर्सन कितने रुपए कमाएगा। वहीं दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम हमें ये चीज़ बताती है, राइट। पर कैपिटा इनकम से हमें पता चल जाता है कि एक इंसान कितना कमा सकता है, मतलब कितना कमाता है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने नंबर निकाला है उतना ही कमाता हो, वो ऐसा क्यों नहीं है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, बट यू गॉट द पॉइंट, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या है इस एवरेज इनकम के, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो, एवरेजेस यूजफुल तो होते हैं कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन वो डिस्पैरिटीज हाइड करती हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, इससे हमें समझ आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा दो कंट्रीज़ का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ, कंट्री ए और कंट्री बी। अब हम इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। हम मान लेते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ में 5 लोग रहते हैं, राइट। एक सिंपल सा आपका हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, असली में तो 5 नहीं रहते होंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गए, देन 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि कहना क्या चाहता हूँ मैं उस स्टेटमेंट से जो अभी मैंने पढ़ी। तो देखो, कंट्री ए में मैंने मान लिया कि पहला इंसान जो है वो 10,000 रुपीज़ कमाता है, ठीक है, उसने 10,000 रुपीज़ कमाए। दूसरा जो पर्सन है उसने 9,800 रुपीज़ कमाए, बेसिकली 9,800। फिर मैंने मान लिया उससे जो नेक्स्ट पर्सन है वो 9,500 कमाता है, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट मान लेता हूँ, लेट्स से 10,200 और 10,500, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इनकी इनकम मान ली। अब मैं कंट्री बी की तरफ जाता हूँ। इसमें पहला इंसान क्या है, 500 रुपीज़ कमाता है, दूसरा इंसान भी 500 कमाता है, तीसरा 300 कमाता है, चौथा 700 कमाता है, और पांचवा जो है वो 48,000 कमाता है, ठीक है। ये हमारा डिफ्रेंसिएशन है। अब मैं इनको ऐड करता हूँ, राइट। तो अब मैं पहले इस साइड को ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे, तो देखो 10700 एंड 100 10,000, फिर 9 8 और 5 3, 1 इस साइड चला जाएगा, 9 और 9 18, 18 19। तो ये मैंने इनको ऐड कर लेते हैं, राइट। तो कितना आएगा हमारे पास टोटल, ओके। सो हमारे पास 50,000 रुपीज़ आ रहा है, राइट। इस साइड अगर हम टोटल करके देखेंगे तो हमारे पास 50,000 रुपीज़ आ गया। दूसरी साइड भी अगर हम टोटल करके देखें तो अगेन हमारे पास 50,000 ही आ रहा है ना। सेम कैलकुलेशन है दोनों का, तो हम एंड में हम देख रहे हैं कि जो टोटल इनकम है वो दोनों की एकदम सेम है, राइट। और अगर हम यहाँ पे इनकी एवरेज इनकम देखें जो कि है हमारी पर कैपिटा इनकम, तो अगर हम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करते हैं, टोटल इनकम कितनी है, 50,000 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो कि है 5 लोगों की, तो कितना आता है हमारे पास, 10,000 रुपीज़ एवरेज इनकम है हर एक इंसान की इन दोनों कंट्रीज़ में। दोनों ही कंट्रीज़ में मानेंगे हम, क्यों, क्योंकि अब देखो दोनों की इनकम सेम है तो दोनों की बातें भी सेम हो गई, राइट। तो दोनों में कितना पर कैपिटा इनकम है, वो है 10,000 रुपीज़। लेकिन अब ध्यान से देखना कि दिक्कत आ कहाँ रही है। कंट्री ए में देखोगे तो यार एक बार को हम कह देंगे कि हाँ ये बात सच है, कुछ 200-300 रुपये का अंतर है, वो भी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट। लेकिन कंट्री बी में देखो, हमारा जो फिफ्थ पर्सन है उसने तो यार लाइक 90% इनकम अकेले पकड़ के बैठा है, और बाकी सब देखो 500 300 700 वगैरह वगैरह पे टिके हुए हैं। अब अगर आप देखो पढ़ोगे कि भाई इस कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो 10,000 रुपीज़ है। अरे यहाँ पे मैंने 1 लाख लिख दिया है, एक सेकेंड। अगर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो 10,000 रुपीज़ है, तो हम बोलेंगे अरे वाह अच्छी खासी कंट्री होगी, राइट। लेकिन अगर आप उसकी गहराइयों में जाके देखोगे तब आपको पता पड़ेगा कि असलियत कहाँ है। अब देखो कंट्री बी में आप बोलोगे कि पर कैपिटा इनकम तो यार 10,000 रुपीज़ है, मतलब अच्छा खासा लिविंग होएगा सिटीजन्स का, पर लिविंग कैसा है, 500 रुपीज़ पर मंथ। तो देख रहे हो डिफरेंस कितना बड़ा है। तो यही चीज़ है, सबसे बड़ी खामी जो है इसकी वो यही है कि हम यहाँ पे कभी कभी डिस्पैरिटीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन के लिए अच्छे हैं,
कंपैरिजन के लिए बहुत आइडियलिस्टिक हैं, लेकिन डिस्पैरिटीज़ को हाइड करने में पीछे नहीं हटते ये, ठीक है? ये हमें इतना तो बता देते हैं कि एक कंट्री की इनकम क्या है और पर कैपिटा इनकम भी बता देते हैं, पर हमें कभी ये नहीं बताएँगे कभी भी कि ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं बताएँगे कि भाई ए पर्सन जो है वो 500 कमा रहा है और जो हमारा लास्ट वाला ई जो पर्सन था वो कितना कमा रहा था 48,000, नहीं बताएगा। ये बोलेगा कि भाई ये दोनों ही बंदे 10,000 रुपीज़ कमाते हैं और बोलो कितना बड़ा डिफरेंस है। ई वाले के लिए तो कुछ नहीं जा रहा, ई वाले को तो खुशी है, क्यों भाई पैसा तो है, उल्टा उसका कम जा रहा है, लेकिन ए का क्या है, ए को 500 दिया जा रहा है लेकिन बोला कितना जा रहा है। सो ये एक ड्रॉबैक हो गया। ये 3 ड्रॉबैक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिस्ट द ड्रॉबैक्स ऑफ एवरेज इनकम। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को लिखाओ, 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तीसरा पॉइंट क्या है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा वर्ल्ड बैंक का भी एक ड्रॉबैक है जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यार ये जो है ना, ये हमेशा इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को लेता है। अब इकोनॉमिक एक्सपेक्ट मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीज़ें लेता है, ये बाकी सारी अदर चीज़ों को इग्नोर करता है, जैसे कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, राइट, एजुकेशन हो गया। बेसिकली यही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 2 फैक्टर्स को आपने कभी भी देखा कि पर कैपिटा इनकम में लिखा है कि भाई इनके यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटी है ना वो 7.1 है एवरेज, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा नंबर कोई डिफाइंड ही नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ एक नंबर है, वो है क्या, पर कैपिटा इनकम, जो कि हमारी क्या है, एवरेज इनकम, और वो भी इतनी गंदी, मतलब इसमें इतने ड्रॉबैक्स है ना यार, देख लो यहाँ पर, खुद देख लो अपनी आंखों से, राइट। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। तो अब हमारा जो जिसका आपको इंतज़ार था वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखो ये कौन निकालता है, ये आपका वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आपका ये निकल के आता है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये कंट्रीज़ को किसके बेसिस पे कंपेयर करता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या है वो, यस, पर कैपिटा इनकम के बेस पे ये आपकी कंट्रीज़ को कंपेयर करता है। सो अब इसके अकॉर्डिंग हम कंट्रीज़ को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, किन नामों से करते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो रिच कंट्रीज़ कहते हैं, जैसा कि मैंने बोला था, और लो इनकम कंट्रीज़। अब पुअर कंट्रीज़ तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा हार्डकोर हो जाता है, इसलिए हम इसको पुअर कंट्रीज़ कह रहे हैं, हम नहीं, बेसिकली ये जो है हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो देखो इनके हिसाब से क्या है, लेटेस्ट डेटा अकॉर्डिंग टू 2019 के डेटा की तरफ से अगर हम देखें, तो अगर यूएस डॉलर्स 49,300 से अगर ऊपर की इनकम है पर एनम, आई एम रिपीटिंग इट, पर एनम अगर आपकी 49,300 डॉलर्स यूएस डॉलर से ऊपर की इनकम है, देन उस कंट्री को हम रिच कंट्रीज़ की क्लासिफिकेशन में रखते हैं। कैसे, अब जैसे मान लीजिए हम अगर जैसे कि हमने कोई कंट्री ले ली, लेट्स से यूएसए ही ले लिया। अगर यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मतलब उसकी जो एवरेज इनकम है वो यूएस डॉलर्स 49,300 से अगर ऊपर है, तो हम यूएसए को रिच कंट्री कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर यूएस डॉलर्स 2,500 से नीचे है, पर एनम की बात चल रही है, अगर एक साल के अंदर आपकी 2,500 डॉलर्स यूएस डॉलर से भी अगर नीचे इनकम है, तो हम उनको लो इनकम कंट्रीज़ को रेफ़र करते हैं, राइट। हमारा जो इंडिया है वो लो मिडिल इनकम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसकी जो पर कैपिटा इनकम थी ईयर 2019 में, वो थी यूएस डॉलर 6,700 पर एनम, राइट, यूएस डॉलर 6,700 पर एनम। सो अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की क्लासिफिकेशन में आते हैं, हम लो इनकम भी नहीं है और हम रिच भी नहीं है, हम बीच वाले हैं, राइट, हम बीच में आते हैं। सो चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि यार इनकम एक लौता फैक्टर नहीं है, पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि इनकम एक लौता फैक्टर नहीं है जब हम कंट्री की डेवलपमेंट को जज करते हैं। तो वो कौन से दूसरे फैक्टर्स थे जिनके बारे में बात कर रहा था, मैंने आपको हेल्थ और एजुकेशन बता चुका हूँ, और वही 2 फैक्टर्स हैं। तो चलो उनको भी डिस्कस करेंगे, और उससे पहले मैं आपको एक टेबल से रूबरू कराना चाहूँगा। वो टेबल है ये, देखो यहाँ पे हमारे इंडिया के 3 स्टेट्स का कंपैरिजन हो रहा है, हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उनके जवाब साथ ही साथ देते जाने हैं। हाउएवर मैं सुन नहीं पाऊंगा, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आंसर्स देंगे, राइट। तो चलो मैं पहले आपको टर्म समझा देता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं। आपके पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, एवरेज इनकम है, और नेट अटेंडेंस रेशियो है। तो सबसे पहला जो आपका है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कुछ नहीं होता है, इट इज़ बेसिकली एक नंबर होता है जो कि ये डिपिक्ट करता है कि 1000 बच्चों में से, लेट्स से मैं एक क्लास सीन पे लिखता हूँ। अब जैसे कि एक आपका एरिया है, ठीक है, लेट्स से मैं एक एरिया मान लेता हूँ, इसके अंदर 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं, मतलब जिंदा बच्चे हैं, लाइव चिल्ड्रन हैं जो बॉर्न हुए हैं 1000 में से। अब एक साल से अंदर, आई रिपीट, एक साल के अंदर आपके जितने भी, मतलब लेट्स से हमारे पास एक साल से जितनी भी एज हो,
उसमें जितने भी बच्चे हैं, मतलब बेसिकली 1 साल से नीचे के ग्रुप में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, वो अगर हम उनका काउंट लें तो उनमें से 1000 लाइव चिल्ड्रन में से कितने बच्चे मतलब पेरिश हो गए, आई मीन मर गए बेसिकली, who died because of not proper improper health facilities, like उन्हें फैसिलिटीज ना मिल पाई हो उतनी। तो 1 साल के अंदर ही, मतलब 1 साल के अंदर ही जो पैदा होने के 1 साल के अंदर ही जितने 1000 में से एक नंबर लेते हैं, लेट्स से हमारे पास अगर 7 है तो 1000 में से 7 बच्चे मर गए ऑफ एज ग्रुप लेसर देन 1 ईयर। तो इसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। दूसरा है आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट वो होता है कि यार लिटरेट पॉपुलेशन ली जाती है 7+ एज ग्रुप से, राइट। जितने भी 7 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, बच्चे बेसिकली, मतलब ऊपर जितने भी लोग हैं जो भी इस कैटेगरी में जो कि पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। लिटरेट होने का क्या मतलब होता है? लिटरेट मतलब हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है। कोई सी भी एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, कुछ भी उनमें से कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। इनफैक्ट कोई सी भी लैंग्वेज जिसको कि वो पढ़ सकें और लिख सकें, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक लिटरेट पर्सन कहते हैं। एवरेज इनकम आप जानते ही हो। नेक्स्ट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? बेसिकली ये भी एक नंबर की तरह डिपिक्ट किया जाता है। देखो, एक बड़ा सिंपल सा डिस्टिंक्शन है। अपनी जो लिटरेसी रेट होती है उसको हम हमेशा परसेंटेज के रूप में लिखते हैं, राइट। लिटरेसी रेट जो हमारी होती है हम उसे एज अ परसेंटेज लिखते हैं, वो भी 100 में से। लाइक 67% GDP वो लिटरेसी रेट हो गई, या फिर 55%, या व्हाट्सोएवर। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा IMR होता है वो एक नंबर होता है आउट ऑफ 1000। लाइक 1000 जैसे हमारे पास एक लिमिट है, 1000 की अपर लिमिट है, इसमें से हम कोई नंबर लिख लेते हैं, लेट्स से 100 लिख लिया, तो IMR हमारा एक नंबर होता है। इन सबसे परे है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि होता क्या है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, आपका एक एज ग्रुप इसमें होता है, कौन सा वाला होता है? 14 to 15 ईयर्स वाला, ठीक है। इसमें जितने भी बच्चे होते हैं देखो, इनका जो भी, ऐसे मान लीजिए कि एक स्टेट ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल। लेट्स से मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया कि मध्य प्रदेश में 1000 ऐसे चिल्ड्रन है 14 to 15 एज ग्रुप के बीच में, राइट। अब मेरे को इनमें से उनका नंबर बताना है जो स्कूल जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसमें से फिर 75,000 जो बच्चे हैं वो जाके स्कूल में पढ़ते हैं, राइट। मैंने ऐसा मान लिया। तो इससे मेरे को जो नेट अटेंडेंस रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है 75%। क्यों? क्योंकि 1 लाख बच्चों में से 75,000 बच्चे ही स्कूल जाके पढ़ रहे हैं, दैट इज 75% बच्चे जाके पढ़ रहे हैं। और इस परसेंटेज को हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। So basically, net attendance is the total number of children of age group 14 to 15 years attending school as a percentage of total number of children, ठीक है। अब इसमें से हमें एज अ परसेंटेज इसे एक्सप्रेस करना होता है। सो अब हमें ये तीनों टर्म्स भी समझ आ गए, तो अब हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हरियाणा है, फिर केरला है, फिर बिहार है। तो देखो, हरियाणा की जो सबसे पहले तो हम एवरेज इनकम को कंसिडर करते हैं, राइट। पहले हम पर कैपिटा इनकम सीखे हैं तो उसके हिसाब से देखेंगे। अभी के लिए सारे स्टैट्स को आप भूल जाओ, राइट। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी मान लो एवरेज इनकम ही है इकलौता। एवरेज इनकम के हिसाब से देखोगे तो हरियाणा का जो एवरेज इनकम है, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम, वो सबसे ज़्यादा है। उधर आप देखोगे पर कैपिटा इनकम इज़ 2,36,147 रुपीज़। दूसरे नंबर पर केरला है और तीसरे नंबर पर बिहार है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मान लो, अगर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक होता, हाउएवर वो स्टेट्स को नहीं करेगा, बट मैं मान लेता हूँ मैं वर्ल्ड बैंक का मेथड यूज़ करता हूँ, मैं पर कैपिटा इनकम को ही कंसीडर करूँगा, तो उसके हिसाब से मैं क्या बोलूँगा कि भाई हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, राइट। क्योंकि उसका जो एवरेज इनकम है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा कैच आता है, वो है बाकी फैक्टर्स का। अब यहाँ पे आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो क्या है। मतलब आप देख रहे हो हरियाणा में 1000 में से 30 बच्चे 2018 में मारे गए। जस्ट इमेजिन, वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज जो है वो 1 साल से भी कम है। सोच के देखिए उनके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी। आप खुद सोचिए, आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। वैसे ही जैसे आपके लिए आपके पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही पेरेंट्स के लिए आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो। उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिनके बच्चे उनके साथ ज़िंदगी ही नहीं बिता पाए। क्या वो मायने नहीं रखता? ऑफ कोर्स इट डज़। तो हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होना भी ज़रूरी है। तो वहीं आप केरला में देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर है। बिहार में सबसे ज़्यादा है, राइट। बिहार में सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटीज़ हुई हैं। सो इससे हम क्या डिपिक्ट कर सकते हैं? क्या अब भी आप कहेंगे कि हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप है? इस मामले में आप कह दो कि अरे भाई केरला सबसे ज़्यादा डेवलप है। चलो और फैक्टर्स को देखते हैं, राइट।
तो दूसरे नंबर पे हमारे पास लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट में आप देखोगे तो हरियाणा की जो लिटरेसी रेट है वो है 82% अकॉर्डिंग टू 2017 एंड 18, राइट। हर केरला की 94% और बिहार की 62%। इधर आप देख के बोलोगे कि अरे भाई केरला की सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी तक हम हरियाणा को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट मान रहे थे। क्यों? उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा थी। लेकिन लिटरेसी रेट के मामले में वो केरला से हार मान गया। सेम उसने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी केरला से हार गया। नेट अटेंडेंस रेशियो को देखो। नेट अटेंडेंस रेशियो में आप देखोगे कि 61% बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 61% बच्चे हैं जो स्कूल जाके पढ़ते हैं। बाकी 39% बच्चे आपको पता भी नहीं है कि कहाँ होंगे। वो शायद किसी ढाबे वगैरह किसी शॉप पे चाइल्ड लेबर कर सकते हैं। सोचिए चाइल्ड लेबर में वो इंगेज्ड होंगे। 39% बच्चे, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर अभी आपको यहाँ पे सुन के लग रहा आपको सुन के लग रहा होगा कि भाई 39% ही तो है, कोई ज़्यादा परसेंटेज थोड़ा ही है। बट अगर आप इन्हें रियल नंबर्स में देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा। हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 करोड़ या 1 करोड़ है, राइट। उसमें से आप सोच के देखिए कितने बच्चे होंगे। मैं मान लेता हूँ उसमें से 10 लाख ऐसे होते हैं। उसमें भी अगर आप इतने बच्चे निकालोगे तो समझ लो 4 लाख, मतलब 3.9 टू 4 लाख बच्चे हैं जो अभी भी इन चीज़ों में इंगेज्ड है। सोचिए उनके फ्यूचर का क्या होगा। सो वी नीड टू वरी अबाउट दिस। वही आप दूसरी तरफ देखोगे तो केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो काफ़ी हद तक अच्छा है, इसी वजह से उसका जो लिटरेसी रेट है वो भी हायर है। वहीं बिहार हर चीज़ में सबसे ज़्यादा पीछे है। अब मैं इन सारे फैक्टर्स को अगर कंसीडर करूँ तो आप किसको नंबर 1 पे रैंक करोगे? आई एम श्योर आप सबसे पहले केरला को रैंक करोगे, सेकंड नंबर पर हरियाणा को रैंक करोगे या तीसरे नंबर पर बिहार को रैंक करोगे। बट यह फ़र्क रैंकिंग से नहीं पड़ता है। फ़र्क हमें ये पड़ता है कि बात किस चीज़ की हो रही है। इससे हमें इतना तो समझ आ गया कि सिर्फ़ और सिर्फ एवरेज इनकम को कंसीडर नहीं किया जा सकता। बाकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को भी हमें कंसीडर करना होगा। ठीक है? तो इस गेम में आप देखोगे तो केरला की कंडीशन जो है वो सबसे बेटर है, क्योंकि उसका एवरेज इनकम भी काफ़ी बढ़िया है। लिटरेसी रेट में वो सबसे आगे है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का भी उसका काफ़ी कम है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी काफ़ी बेटर है। वहीं बिहार में हर चीज़ की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, राइट। उनका हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी कम बेसिकली योगदान है। सिमिलरली उनकी लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। उनका एवरेज इनकम भी बहुत ज़्यादा कम है। सिमिलरली नेट अटेंडेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो बिहार हर चीज़ में थोड़ा-सा लैग कर रहा है, राइट? तो अब हमें इतना तो समझ आ गया कि भाई इनकम के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैंने टर्म्स बताए थे वो सारे यहाँ पे लिस्टेड है। तो इसी के साथ हमें इतना तो समझ आ गया है कि अगर हमको डेवलपमेंट को मेजर करना है, तो हमें और भी अदर फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा। और वो फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ एंड एजुकेशन, दीज़ आर इम्पोर्टेंट। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम तीनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो हम तीनों चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। बट आपकी जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो तो हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं देती, उसे तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम से मतलब है। तो इनको भी इक्वल कंसिडरेशन मिलना ज़रूरी है। तो अब आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा, तो क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है, मतलब क्या कोई दुनिया में ऐसा है जो हेल्थ और एजुकेशन को कंसीडर करता भी है या नहीं करता है? सो यस, करते हैं कंसीडर, बट उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो अभी मैंने आपसे मैंने हेल्थ और एजुकेशन की बातें करी, तो ये हेल्थ और एजुकेशन आती किस में है? तो देखो, पब्लिक फैसिलिटीज़ वो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराती है, ठीक है? वो भी एक इकोनॉमिक रेट पे। इकोनॉमिक रेट पे थोड़ा ध्यान देना। इकोनॉमिक रेट मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक रेट मतलब सिंपली एक रीज़नेबल प्राइस पे, राइट? अगर जैसे कि आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो अगर आप किसी एयरलाइन से ट्रैवल करोगे तो लेट्स से मैं एक बहुत ही मिनिमम नंबर ले लेता हूँ। चलो एयरलाइन छोड़ो, एक कोई सा भी ट्रांसपोर्ट मोड ले लेते हैं। उसमें आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वही अगर आप गवर्नमेंट की कोई बस लेते हो या गवर्नमेंट का रेलवे लेते हो, तो वहाँ से आप शायद 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ में पहुँच जाओ। तो बेसिकली आप किसको कंसीडर करोगे? अगर एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन है, तो वो ऑब्वियसली इसको कंसीडर करेगा, राइट? अगर कोई हायर है तो वो 1000 रुपीज़ वाला अफोर्ड कर ही लेगा, बट दोज़ हू कैन नॉट अफोर्ड वो इसको यूज़ करेंगे। पर सोच के देखिए, अगर ये 150 वाला ऑप्शन ही ना होता तो फिर उसका क्या होता? वो तो बेचारा कहीं जा ही नहीं पाता। सो हियर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को एक इकोनॉमिक रेट पे, ठीक है? फॉर द वेल-बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन सच एज़ हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एक्सेट्रा।
देन पब्लिक फैसिलिटीज़ नेसेसरी क्यों होती है, सबसे बड़ी बात कि ज़रूरत क्या है। तो भाई देखो, अपने देश में हर कोई इक्वल स्टैंडिंग पे नहीं है। कुछ कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, 0.1% जो हैं अपने इंडिया के, वो अल्ट्रा रिच सेगमेंट में आते हैं, उनको तो लाइक लग्जरीज आर वेरी कॉमन। बट आपके जो 99.9% लोग हैं उनका क्या करोगे आप? या 0.1% की नीड्स को केटर करोगे या 99.9% की? ऑब्वियसली आप इनको भी तो ध्यान दोगे। ये तो अपना ध्यान खुद ही रख लेंगे, इनके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका ध्यान तो सरकार को रखना पड़ता है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ही पुअर हैं, इनमें से ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज मिडिल क्लास में भी आ जाता है, बट इसका भी मैं चलो बहुत सेफ मार्जिन ले लेता हूँ। लेट्स से मैं इसका 40% ले लेता हूँ कि 40% पुअर है। तो इन 40% को क्या आप इग्नोर कर दोगे? नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को सब पे ध्यान देना है। तो इनका वेलफेयर कराने के लिए, इनके वेल बीइंग के लिए उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है। अपने देश में हर एक सिटीज़न इक्वल स्टैंडिंग पे नहीं है। किसी की कुछ इनकम है, किसी की कुछ इनकम है, राइट? तो जो रिच होते हैं वो तो अपनी नीड्स को आराम से सफाइज़ कर लेते हैं, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है हेल्प की। बट जो पुअर होते हैं वो तो अपने लिए बेसिक नीड्स भी नहीं अफोर्ड कर पाते। लाइक उनके लिए बेसिक नीड्स में जैसे कि फूड, वो फूड तक नहीं अफोर्ड कर पाते। तो उसके लिए गवर्नमेंट, जैसे कि आप जानते हैं, पीडीएस यूज़ करती है। आपने पिछले साल पढ़ा भी होगा फूड सिक्योरिटी चैप्टर में। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ पीडीएस होता क्या है। पीडीएस इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके ज़रिए जो हमारी सरकार है वो एक्चुअली ग्रेन्स प्रोवाइड करती है। बेसिकली फ्रूट ग्रेन्स होते नहीं है, ग्रेन्स उनको प्रोवाइड करती है पुअर पीपल को एट लो कॉस्ट। मतलब वो फार्मर से खरीदती है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। मतलब एक प्राइस, एक सेफ प्राइस होता है जिस पे, इसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। इससे वो फार्मर से खरीदेगी, फिर उससे चीपर रेट पे, सब्सिडीज पे अपने जो भी पुअर लोग होते हैं उनको राशन कार्ड्स के जरिए प्रोवाइड कराती है। सो दैट इज नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसके जरिए जो लोग मतलब फूड भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फूड प्रोवाइड कराती है। आप तमिलनाडु में आप देखोगे तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा पीडीएस है, मतलब वहाँ का जो वर्किंग है वो बहुत बेटर है। दैट इज़ वाई उन उधर की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसमें जो बेसिकली स्टेट है वो आगे है। दैट मीन्स उधर इसकी फूड की तो दिक्कत नहीं है कम से कम। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि हाँ, क्या हेल्थ और एजुकेशन को कोई कंसिडर करता है भी है? तो हाँ, हमारा जो कंसिडर करता है वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है उसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कराती है। ये एक बॉडी है, इसका नाम याद रखना बिकॉज क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है? इसे कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कि हम शॉर्ट में यूएनडीपी भी कहते हैं, ठीक है? ये क्या करती है? कंट्रीज़ को उनके एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ स्टेटस और इनकम लेवल्स के बेसिस पे कंपेयर करती है। सो यहाँ पर अब हमें एक थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मिल रहा है जो हर चीज़ को कवर कर रहा है। अनलाइक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो सिर्फ और सिर्फ इनकम को इम्पोर्टेंस देता है, यहाँ पर ये इनकम को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, प्लस हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देती हैं। इनके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कि किस किस चीज़ों से करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये WDR बेसिकली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से बेटर कैसे है? तो भाई बेटर इसलिए क्योंकि ये अदर फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में लेती है। ऐसा नहीं है कि इग्नोर ही कर दिया, अनलाइक WDR, ठीक है? तो अगर आप इसकी ये चार्ट देखोगे जिसमें ये डिपिक्ट करता है, ये रैंकिंग करता है बेसिकली कंट्रीज की कि कौन सी कंट्री किस रैंक पे है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये इनकम मेजर करने के लिए ग्रॉस नेशनल इनकम को यूज़ करता है, अगेन सिमिलर टू पर कैपिटा इनकम। और फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूज़ करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ नथिंग बट बेसिकली जब कोई पैदा होता है तो हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कितने साल जिएगा। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम इससे ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोग, मतलब जैसे कि जो लोग मरते हैं, द पीपल हु डाई, वो कौन सी एज पर मरते हैं, तो उसका एक एवरेज निकाल के हम निकालते हैं, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड अबव। बेसिकली आपका नेट अटेंडेंस रेशियो से सिंपल है, डिफरेंस इतना है, उसमें हम 14 टू 15 का एज ग्रुप लेते हैं, यहाँ पे 25 प्लस का एज ग्रुप लिया जा रहा है। फिर इसके बाद हम इसको एक HDI रैंक प्रोवाइड करते हैं। HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये चाहे HDR हो या HDI हो, दीज आर वन ऑफ द सेम थिंग्स, सो डोंट बी कंफ्यूज, राइट? इसके हिसाब से आप देखोगे तो इंडिया जो है वो 130th रैंक पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.7 ईयर्स। मतलब अगर एक इंसान इंडिया में पैदा होता है
तो वो कम से कम 69.7 ईयर्स जिएगा। ये एक एवरेज है, इससे पहले भी डेथ हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है, राइट? दिस इज एन एवरेज। देन फिर हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम है विच इज 6,681, बेसिकली सिमिलर टू पर कैपिटा इनकम, बट डिफरेंस है। बट अभी के लिए आप इसे पर कैपिटा इनकम के इक्वली मान के चलो, बिकॉज वी विल नॉट गो डीप इनटू दैट। तो चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो अगेन इसके लिए आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन है, वेरी इजी, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते किसे हैं। तो देखो, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है। आई विल हाईलाइट दिस सिमिलरली ताकि आपको समझ आ जाए साथ ही साथ। देखो, प्रेजेंट की नीड्स को तो वो अभी मीट कर ही रही है, ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही फॉर द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। अब इसका मतलब क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, जैसे अभी हम लोग हैं, हम अपनी जो नीड्स है, हमारी जितनी भी वांट्स है, उनको तो हम सेटिस्फाई कर ही रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट? अगर प्रॉब्लम होती है तो हम उसको फिर केटर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं जब हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फ्यूचर जनरेशंस के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें। अब आप जानते हो फ्यूचर जनरेशंस आएंगी, अब जैसे वाटर का सबसे ज़्यादा दिक्कत है, लाइक वाटर बहुत स्कार्स है। तो अगर हम वाटर फिनिश कर देंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस क्या यूज़ करेगी? तो हम बेसिकली उनके लिए कॉम्प्रोमाइज, अब हम ऐसा नहीं करें कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपनी नीड्स पे, राइट? हम उनकी एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाए ताकि वो अपनी नीड्स सेटिस्फाई करने में उन्हें दिक्कत ना हो, बेसिकली जैसे हम कर पा रहे हैं वैसे वो कर पाए। तो बेसिकली एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, राइट? अब जो रिसोर्सेस हमारे पास है, हम उनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ये आप ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ते हो। इसको डिटेल में तो आप नहीं पढ़ पाते उसमें, क्योंकि ये पिछले सालों में था, लेकिन अब ये डिलीट हो गया है आपके रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी में से। सो या पहले हम इन दोनों रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं, देन वील कैरी ऑन। तो देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ये रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर जो है वो अपने आप इसको रिप्लेनिश कर लेता है, बेसिकली रिन्यू कर लेता है, ठीक है। अब जैसे कि ग्राउंड वाटर है, अब जैसे यहाँ पे एक ग्राउंड वाटर है, अगर आप इसको यूज़ कर लोगे, ठीक है, तो क्या होगा? आप यूज़ कर लोगे, नेचर में बारिश होगी, बारिश होने के बाद फिर से ये वाटर भर जाएगा, ठीक है। इनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो अपने आप रिन्यू हो जाते हैं, अपने आप रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नेचर के द्वारा अपने आप रिप्लेनिश हो जाए। लेकिन ये रिप्लेनिश हो तो जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी ओवर यूज़ भी हो जाते हैं। ओवर यूज़ कब होता है? जब आपका जो लेवल ऑफ यूज़ है, ठीक है, आपका जैसे लेवल ऑफ यूज़ है, वो जब इसके लेवल ऑफ रिप्लेनिशमेंट से इंक्रीज हो जाता है, तब आपका ओवर यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब जैसे कि हमारा जो नेचर है, वो जैसे कि मान लीजिए 100 लीटर्स, मैं अगेन हाइपोथेटिकल हो रहा हूँ, हालांकि ये नंबर रियल नहीं है, बट फिर भी अब मैं मान लेता हूँ 100 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो नेचर हर साल अपने आप में रिप्लेनिश कर लेता है। ये बहुत कम है, बट अगेन हम सिंप्लिसिटी के लिए छोटे नंबर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि नेचर 100 लीटर्स ऑफ वाटर हर साल अपने जो ग्राउंड वाटर में है वो डालता रहता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया? हमने 150 लीटर्स ऑफ वाटर यूज़ कर लिया। तो अब भाई ये जो 50 लीटर्स गया, ये कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा, राइट? तो ये यहाँ पर ओवर यूज़ हो गया। तो 50 लीटर्स को आप कहाँ से केटर करोगे? अब आपने 50 लीटर्स एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया, दैट मीन्स अगले साल के लिए आपके पास से 50 लीटर बचेगा। इस साल आपने 150 यूज़ कर लिया, अगले साल 50 लीटर में काम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। सो हियर इज़ द थिंग, कभी कभी जो रिसोर्सेज है वो ओवर यूज़ हो जाते हैं। अब जो ग्राउंड वाटर है वो हमारे इंडिया में ओवर यूज़ हो रहा है। ग्राउंड वाटर जो है वो ओवर यूज़ हो रहा है। कहाँ कहाँ? जहाँ पर आप जानते हो एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट है। कहाँ पर है? पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया। बेसिकली ये जो इलाका होता है ना, जैसे पंजाब पंजाब आपका है, हरियाणा और जो है ना, ये हरियाणा ऐसे हो गया, ठीक है। मैं इसको ऐसे थोड़ा डिपिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ऐसे एरियाज रहते हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न यूपी है, ठीक है। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे एक साथ एक ग्रुप सा बना लेते हैं, राइट? इनका जो एक एरिया है थोड़ा ग्रुप सा बना लेता है। इस एरिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, दैट इज़ वाई वाटर की नीड भी बढ़ती है। एंड सिमिलरली यहाँ पे HYV सीड्स भी यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इनको वाटर की नीड ज़्यादा होती है। ये आप पिछले साल पढ़ चुके हो अपने इकोनॉमिक्स में। सो यस, और ऐसा भी है कि देखो, अपने यहाँ पे 300 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया
have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. मतलब आप देखोगे लाइक 2000 से संभाल लो, लाइक एक बहुत सेफ मार्जिन लेके चल रहा हूँ, जैसे कि 2000 से अब तक, लेट्स से मैं 2023 मान लेता हूँ, यहाँ पे 4 मीटर का डिक्लाइन आया है। लेट्स से वाटर यहाँ पे था पहले, ठीक है, मैं ब्लू से डिनोट करता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ब्लू पहले पानी इतना था, और ये हाइट मैंने मान ली, ये हाइट है अभी 4 मीटर। तो आप देख रहे हो 4 मीटर का कितना डिफरेंस आ रहा है पानी में। ये तो बहुत पतला होल है। आप जानते हो ना वेल्स कितने बड़े बड़े होते हैं, वेल्स आर रियली वेरी बिग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस कितना आ रहा है पानी में। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो सोचिए 33% ऑफ द कंट्री ओवर यूज कर रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आने वाली जनरेशन को कितना प्रॉब्लम होने वाला है। तो बेसिकली देयर इज एन ओवर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन इंडिया। सेकेंडली हमारे पास आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जस्ट उसका उल्टा। देखो ये रिसोर्सेज जो है ये कुछ सालों बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट होने का मतलब खत्म हो जाएंगे। दैट मीन्स ये अभी के लिए तो है, कुछ सालों बाद एकदम खत्म हो जाएंगे। आप मतलब जानोगे भी नहीं कि भाई ये क्या था, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कुछ सालों तक ही रहने वाले अर्थ पे, बिकॉज ये क्या होता है, ये फिक्स्ड स्टॉक में रहते हैं। इनका मतलब एक फिक्स्ड नंबर रहता है। लेट्स से अभी मैं वाटर तो खैर चलो मैं मान लेता हूँ वाटर हमारा एक नॉन रिन्यूएबल है, हालांकि है नहीं है, बट मैं मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि 100 लीटर्स ऑफ वाटर पूरी अर्थ में बचा है, सिर्फ और सिर्फ 100 लीटर्स। तो अब जैसे ही 100 लीटर्स यूज हो जाएगा देन क्या होगा, कुछ नहीं, वाटर खत्म। सो इससे आप आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट है क्या है, ठीक है। ये अपने आप रिप्लेनिश नहीं होते हैं, ठीक है। अगर एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा रिप्लेनिश नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे आप क्रूड ऑयल लेंगे, क्रूड ऑयल जैसे कि सिंपल ऑयल नहीं निकालते आप अरब कंट्रीज़ में से, आपने सुना होगा ना, ऑयल निकलता है उसमें से हम फिर पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं। ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो हम क्रूड ऑयल से बनाते हैं, ठीक है। इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर होता है और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम चैप्टर 5 में कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 5 जोग्राफी का, आपकी क्लास इन जोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वो हम तब कवर करेंगे। तो बेसिकली ग्लोबली अभी ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि क्रूड ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50.2 ईयर्स ज़्यादा लास्ट करेंगे। दैट इज़ अभी जैसे कि 2023 चल रहा है, तो लाइक ये 29 बेसिकली 2073 मान लेते हैं, राइट, ऑन अ सेफर मार्जिन 2073 तक ये चलने वाले हैं, ठीक है। तो सोचो 50 साल और। हालांकि एक दिक्कत है इसमें, एक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जैसे फिक्स स्टॉक एक बार खत्म होगा तो फिर कभी आएंगे नहीं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि हम नए स्टॉक को डिस्कवर कर लें। अब जैसे हमारी अर्थ है, अभी हम जानते हैं कि मिडल ईस्ट में ज़्यादातर मिलता है। अब जैसे मान लो कि भाई मेरे को एंटार्क्टिका में मिल गया, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि एंटार्क्टिका में जाके खुदाई कर दो आपको वहाँ पे ऑयल मिल जाएगा, मैं बस मान रहा हूँ, ठीक है। चलो ये ऑस्ट्रेलिया मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में हमें रिसोर्सेज मिल गए ऑयल के, तो अगेन हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। लेकिन हम इसके लिए श्योर भी नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि होगा भी कि नहीं होगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अब देखो, अब जैसे कि अब आपको मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट है, होता क्या है, चलो मैं इसको एक थोड़ा अच्छे पेज पे समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ऐसा होता है, किसी भी चीज़ की, लेट्स से मैं कोई भी प्रोडक्ट ले लेती, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ऑयल। मैं अभी जैसे अभी हम एग्जांपल में क्रूड ऑयल ही लेके चल रहे हैं, क्रूड ऑयल है। अब जैसे कि मैंने कह दिया कि भाई इसके रिसोर्सेज घटते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे इसके रिसोर्सेज घटते जाएंगे वैसे वैसे इसकी नीड जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब क्या समझे, आपका जो रिसोर्सेस है, जो रिसोर्स है वो तो घट रहा है, लेकिन जो नीड है वो तो बढ़ती ही जा रही है। आप देखते हो ना इंडिया कितना मतलब इंपोर्ट करता है इस क्रूड ऑयल को, कितना इंपोर्ट करता है यूज़ के लिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें बाकी एनर्जी ड्राइव करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली जिस चीज़ की नीड ज़्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो तब यहाँ पर दिक्कत आती है। क्यों, अब जैसे इसकी प्रोडक्शन कम है, अब इसके पास जैसे मान लीजिए अभी इसके पास सिर्फ 100 बॉटल्स हैं, 100 बॉटल्स हैं, हालांकि इसे बैरल्स में काउंट करते हैं, पर अभी के लिए आप बॉटल्स मान के चलो, आई विल नॉट गो टेक्निकल। तो 100 बॉटल्स हैं, जैसे मान लेता हूँ 100 बॉटल्स हैं। तो अब क्या होगा, अब इसे पूरे हर देशों को देना है। अब जैसे इंडिया ने बोला मेरे को भाई 2 चाहिए, अब ऐसे और बाकी देशों ने बोला कि नहीं हमें 4 चाहिए, ऐसे हर एक ने अपने अपने नंबर्स पेश कर दिए। लेट्स से चाइना भी यहाँ पे आ गया। तो अब क्या करेगा, ये जो बेच रहा है इसके पास तो एडवांटेज हो गई। अगर इंडिया कम पैसे देगा तो वो यूएसए को बेच देगा, अगर यूएसए कम देगा तो वो चाइना को दे देगा। तो इसके पास तो एडवांटेज है कि भाई मेरी तो जो मर्जी आएगी मैं तो उतने प्राइस पे बेचूंगा, खरीदना है तो खरीदो नहीं तो भले ही मत खरीदो। अब देखो इंडिया को ज़रूरत तो है तो उसे तो खरीदना पड़ेगा,
तो भले ही अगर जैसे कि ये 100 रुपये में बिकता था और अगर इसने 200 रुपये भी बोल दिया तो भी खरीदना पड़ेगा। अब सोचो अगर हम इम्पोर्ट में इतना पैसा लगा देंगे तो सोचो बाकी पैसा कहाँ जाएगा, राइट? बाकी पैसा कहाँ जाएगा? सो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन कम होती जाए और नीड बढ़ती जाए तो इसकी वजह से सबके ऊपर लोड बढ़ जाता है। अब अगर जैसे कि पैसे अगर हमारे सारे बाहर जाते जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पेट्रोल हमारे इंडिया में आएगा तो इसको महंगा ही बेचा जाएगा, क्योंकि अगर इसे 200 में खरीदा है और सरकार ने चलो इस पर 0 प्रॉफिट रखा तो अभी इसको 200 रुपये में ही हमें खरीदना पड़ेगा। हम इसे पहले जिससे जैसे कि अगर हम इसे पहले 150 रुपीज़ में खरीद रहे थे, कंसिडरिंग कि 15 रुपीज़ का मार्जिन सरकार ले रही थी, अब हमें इसे 200 रुपीज़ में खरीदना पड़ेगा। तो इससे अल्टीमेट जो प्रेशर है वो तो सिटीजन्स पे ही पड़ेगा ना। और सिटीजन्स किसी भी कंट्री की हो, देखो कंट्री पे प्रेशर पड़ता है सो पड़ता है, कंट्री तो एक इंसान नहीं है, इंसान तो उसके सिटीजन्स है, तो सिटीजन्स पे प्रभाव पड़ता है इसका। तो बेसिकली ये इसका एक इन्वर्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इसके लिए ये सब पे बर्डन बन जाता है। सो दैट इज़ वाई हमें इन रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? और एक और चीज़, अगर हम इनको ऐसे ही रिसोर्स करते, अब देखो अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। जैसा कि आप जानते हो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना है, पोल्यूशन होता है तो इससे किसके लिए नुकसान है? हमारे लिए तो है। हम अगर हम नेचर को खुश नहीं रखेंगे तो नेचर हमें कैसे खुश रखेगा? तो देखो ऐसा होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। अब जैसे मान लो कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते गए, ठीक है? हमने जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज बना दी, बहुत सारा एग्जॉस्ट हमने हवा में छोड़ दिया, तो इससे जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है? अब मैं मान लेता हूँ अगर हम इंडिया है, ठीक है, हमने हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया, तो क्या ये एटमॉस्फेयर सिर्फ इंडिया का बिगड़ेगा? क्या ये नेपाल को इफेक्ट नहीं करेगा? या फिर नेपाल अपने लिए एक बहुत बड़ी ऐसी रीफ सी बना लेगा कि अरे भाई यहाँ तो हवा प्योर ही रहेगी? नहीं कर पाएगा, राइट? तो यार हवा जो बिगड़ेगी वो तो पूरे ही मतलब विश्व की बिगड़ जाएगी ना, पूरे वर्ल्ड की बिगड़ जाएगी। ऐसा तो है नहीं है कि किसी जगह को छोड़ देगी, बोले कि अरे नहीं भाई तू अच्छी जगह है तेरे को नहीं बिगाड़ूंगा, ऐसा नहीं है, वो सबको बिगाड़ेगी। वो नेपाल को बिगाड़ेगी, वो बांग्लादेश को बिगाड़ेगी, वो म्यांमार को बिगाड़ेगी, वो श्रीलंका को बिगाड़ेगी, सबको बिगाड़ देगी, वो नहीं छोड़ेगी। वो स्टेट या नेशनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करती। नेचर इज नेचर एंड नेचर इज यूनिवर्सल, ठीक है? सो ये जो इशू है ये हमारा रीजन स्पेसिफिक नहीं है, रीजन या नेशन स्पेसिफिक नहीं है। हम सबका जो फ्यूचर है वो लिंक्ड है, वो भी एक साथ। हमें एक साथ आके इस प्रॉब्लम को टैकल करना ही पड़ेगा। अब ये हमारे अकेले की बात नहीं रही है, अब ये पूरी दुनिया की बात है। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। देन इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई थैंक यू अ लॉट कि आपने इस पूरे लेक्चर को देखा, एंड चैप्टर नंबर 2 को भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। टिल देन प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न, ताकि आप जो है अगले लेक्चर को मिस ना करें। तो इसी के साथ हैप्पी लर्निंग। दिस इज आदित्य तोमर साइनिंग ऑफ।